हेलो दोस्तों, हमें एग्जाम पर कलम से क्रांति। आज हम बात करेंगे EIA 2020 के बारे में। ये बात करते हैं, इसको लेकर दरअसल काफ़ी सारा विवाद खड़ा हुआ है कि एक फ्राइडे फ्यूचर फॉर इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेकर कई सारी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। दरअसल उन्होंने बोला है कि EIA 2020 का हाल ही में जो सरकार द्वारा मसौदा जारी किया गया है वो पर्यावरण विरोधी है तथा पर्यावरण नियमों को लेकर बहुत ज़्यादा उनको लचीला बनाया गया है, जिससे कि आगामी तौर पर भविष्य में जो बहुत सारी विकास परियोजनाएं जो पर्यावरण पर एक बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, उन परियोजनाओं को भी इसके तहत मंजूरी दी जा सकेगी। ठीक है, हम बात करते हैं कि दरअसल में EIA है क्या। इसका जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि मतलब ये जो EIA की मूल अवधारणा है, संकल्पना है, इसको दरअसल US में नेपा करके एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम पारित हुआ था सन 1969 में। उसी से इसकी मूल संकल्पना को लिया गया, जिसको बाद में और बहुत सारे देशों द्वारा अपनाया गया। दरअसल EIA के जो प्रावधान है उसको लागू करने से विदेशी फंडिंग भी कई बार बहुत सारी विदेशी फंडिंग भी मिलती है, और हमें कई दफ़ा जो मतलब विदेशी फंडिंग का जो आधार है वो आधार हमेशा ये होता है कि देश में पर्यावरण के हित में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और बात करेंगे कि भारत में इसका विकास कैसे और कहाँ तक हुआ। ठीक है, दरअसल 1976-77 में जब देश में बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत हुई, तब हमको लगा कि पर्यावरण के आकलन के लिए कि उसका सामाजिक प्रभाव क्या होगा, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं या सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, उसके लिए सबसे पहली बार इसको नदी घाटी परियोजनाओं में लाया गया। बाद में कुछ समय बाद इसको ताप और विद्युत जैसी परियोजनाओं में भी इसको जोड़ा गया। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की। दरअसल 1972 में स्टॉकहोम घोषणा पत्र के नाम से स्वीडन के एक शहर स्टॉकहोम में 119 देशों द्वारा पर्यावरण के संदर्भ में एक पृथ्वी एक सिद्धांत को लेकर एक कानून को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें भारत ने आगे बढ़ते हुए सन 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम और सन 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम को अपनाया। लेकिन उसके कुछ ही वर्षों बाद सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, जैसा कि आपको पता है, उसके बाद से एक अम्ब्रेला अधिनियम मतलब एक यूनिफाइड अधिनियम की हम लोगों को जरूरत पड़ी, जिसके तहत यह पता किया जा सके कि कौन सी इंडस्ट्री कितना इंपैक्ट डालेगी सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, या पर्यावरण को कितना ज्यादा इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। तो उसको लेकर सन 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम करके लाया गया, जिसके तहत सबसे पहली बार 1994 में EIA का सबसे पहला मसौदा जो आया था वो सन 1994 में लाया गया। अब हम बात करते हैं दरअसल कि ये EIA है क्या। EIA का दरअसल जो है कि वो पर्यावरण पर सबसे पहला, जैसे इसका दिया हुआ है, इसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि पर्यावरण पर प्रभावों का अध्ययन करता है। वो प्रभाव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। जैसे कि किसी इको सेंसिटिव जोन में अगर हम कोई योजना लगाते हैं तो वहाँ के वन्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ की जैविक जो वहाँ का पर्यावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या किसी योजना के लगने से उस क्षेत्र के, जैसे कई सारे आदिवासी इलाके, पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पर अगर हम कोई बड़ी परियोजनाएं लगती हैं, स्टील प्लांट है आपकी या कोई बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसके लगने से वहाँ पर सामाजिक तौर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों को आजीविका मिलेगी, डेवलपमेंट के चांसेस बने रहेंगे हमेशा के लिए, आगे के लिए सड़क परियोजनाएं आएंगी, उन लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। तो ये पहला इंपैक्ट था। दूसरा, इसमें बात की गई है एक समस्या पूर्व आकलन और प्रारंभिक चरण में निपटान उपाय। मतलब इसका सीधा सीधा अर्थ है कि किसी भी विकास परियोजना को शुरू करने से पहले उसके प्रारंभिक चरण में कौन सी समस्याएं आएंगी, या अगर समस्याएं वो आएंगी भी तो उन समस्याओं का क्या उपाय हम कर सकते हैं, उसके आकलन की इसमें बात की गई है। जैसे कई सारी विकास परियोजना, इंडस्ट्री कहीं पर लगना है तो हम वहां पर जमीन का अधिग्रहण कैसे होगा, वहां पर हम वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है उनका उल्लंघन ना होने पाए और परियोजना की स्वीकृति भी मिल जाए, उसको लेके बात की गई। तीसरा इसका जो है बिंदु वो ये है कि इसमें जो है बात की गई है एक प्रक्रिया जांच, मतलब एक 9 चरणीय प्रक्रिया की, जिसमें लोक सुनवाई, जांच, अन्वीक्षण और बेसलाइन डेटा संग्रहण, मतलब वहां के पूरे डेटा को संग्रहण करना और एक EIA रिपोर्ट तैयार करने जैसे 9 चरणों को लिया गया है। अगली बात करते हैं इसके घटक के बारे में। इसमें किसी भी जैसे कोई भी विकास परियोजना है, अगर वो पर्यावरण को प्रभाव डाल रही तो पर्यावरण के सिर्फ पर्यावरण पर प्रभाव नहीं डालती, वो पर्यावरण के अलावा वहाँ के सामाजिक आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव डालेगी। वहाँ के जल क्षेत्र में जैसे जल स्रोत हैं उन पर क्या प्रदूषण का प्रभाव हो सकता है, जैसे कि कहीं पर ताप विद्युत परियोजना है तो वहाँ पर ये क्या प्रभाव पड़ेगा भविष्य में, कि अगर जैसे कि आपने हालिया में सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो ताप विद्युत गृह था
उसकी जो फ्लाई जिसको बोलते हैं राख है, वो राख का जो जलाशय था वो टूट गया, और टूटने की वजह से वो राख वहाँ के क्षेत्रीय स्तर मतलब स्थानीय स्तर पर बहुत सारे जो एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि थी, उसमें फैल गई। इससे क्या होगा, भविष्य में उसकी उर्वरता बिल्कुल खत्म हो जाएगी और कई साल लगेंगे उस भूमि को उर्वर करने में, मतलब वो कृषि योग्य भूमि नहीं रही। तो इस तरह के इंपैक्ट का अध्ययन कहाँ किया जाएगा, वो सब उनके घटक में होगा कि कौन कौन से घटक हैं जिन पर प्रभाव पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं नया मसौदा क्या है, उसके कैसे ऐसे प्रोविजन है जिसको लेके समस्याएं हो रही हैं और इसको पर्यावरण विरोधी बताया जा रहा है। पहली बात करते हैं सरकारी दखल की, मतलब इसमें सीधा सीधा ये बोला गया है कि सरकार का दखल बढ़ जाएगा, जिससे जब सरकार का दखल बढ़ता है तो सार्वजनिक जो जन भागीदारी है उसमें भी कमी आएगी। उस कमी को लेकर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जितनी भी पर्यावरण संबंधी योजनाएं होती हैं, अगर स्थानीय स्तर पर जन सुनवाई जैसे कार्यक्रम ना हो तो सरकार हो सकता है मनचाही अनुमति दे दे। जैसे कहीं पर एक, जैसे आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब इसमें एक प्रोविजन और डाला गया है कि बॉर्डर इलाकों को इस मसौदे से अलग रखा गया है। कहीं कहीं पर विदेशी बॉर्डर का जो इलाका है उसको 100 किलोमीटर तक माना गया है। अब अगर 100 किलोमीटर तक माना जाएगा तो हमारे जो पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उनके बहुत सारे क्षेत्र, पूर्वोत्तर आपको जैसे पता है कि जैव विविधता में समृद्ध है, तो उनके जो जैव विविधता का उनका जो क्षेत्र मतलब इको सेंसिटिव उनके जोन है, उस पर पर्यावरण के कानूनों का उल्लंघन का खतरा हमेशा बना रहेगा। परियोजनाओं को अगर बड़े पैमाने पर अनुमति मिली तो वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, या वहाँ पे जनजाति है, उनके रिचुअल्स है, मतलब जो उनका वन्य जीवन है, उस पर बहुत खासा गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट की, जिसमें एक रणनीतिक शब्द का प्रयोग किया गया। दरअसल रणनीतिक शब्द का मतलब है स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट। स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट का मतलब है पुनर्वर्गीकरण किया जाएगा उद्योगों का, और उनको रणनीतिक शब्द कहते हैं कि ये कौन सी परियोजना है जिनकी रणनीतिक तौर पर देश को जरूरत है। जैसे कि बॉर्डर इलाकों में सेना के लिए रोड का निर्माण होना, या उनके बेस कैंप्स वगैरह बनाए जाएंगे, तो उसके लिए सीधी सीधी उनको अनुमति, मतलब उनको रणनीतिक दायरे में रखकर जो है उनकी अनुमति सीधे सीधी दी जाएगी, जिसमें ना जन सुनवाई होगी ना ही और जो स्थानीय लोगों को स्तर पर उनको सम्मिलित किया जाएगा। तीसरा, पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ऐसे में उन कंपनियों को फिर से अनुमति दे दी जाएगी जिन कंपनियों ने पहले पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन किया या वर्तमान में पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करती आ रही हैं। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या ये है कि ऐसी कंपनियां अगर उल्लंघन करेंगी तो संज्ञान लेगी सिर्फ सरकार, और कंपनियों को रिपोर्ट कौन करेगी, वो सरकार को रिपोर्ट कौन करेगा, वो करेंगी सिर्फ कंपनियां। तो ऐसे में जैसे कि कोई एरिया आदिवासी एरिया है जैसे पूर्वोत्तर का, तो वहां पर अगर इस तरह का कानून का उल्लंघन हो रहा है, कोई परियोजना है, तो उसके स्थानीय स्तर पर लोगों को नुकसान होगा। जैसे उनको कहीं पर ऐसी इंडस्ट्री है जो रासायनिक इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो बहुत सारे उसके केमिकल बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो निकलते हैं, जो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य की समस्याओं को पैदा करते हैं। ऐसी समस्याओं के निजात के लिए अगर वो कंप्लेंट नहीं कर सकेंगे, वो तीसरा पक्ष नहीं होंगे, इसमें सिर्फ दो ही पक्ष होंगे। पहला पक्ष सरकार जो संज्ञान लेगी, दूसरा पक्ष जो कंपनी रिपोर्ट करेगी। ऐसे में मनमानी की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तीसरी, हम अगली बात करते हैं परियोजनाओं की एक लंबी सूची की। इसमें क्या किया गया है कि परियोजना की बहुत सारी लंबी सूची तैयार की गई है, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया पूर्वोत्तर इलाकों में, मतलब बॉर्डर इलाकों में प्रोजेक्ट्स को सीधी सीधी अनुमति, तो ऐसी बहुत सारी लंबी सूचनाएं, लंबी मतलब जो है एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारी योजनाओं को लिया गया। जैसे पाइपलाइन योजनाएं हैं, ठीक है, कहीं किसी क्षेत्र में गैस पाइपलाइन वगैरह है, या पेट्रो पाइपलाइन है, या रिफाइनरी कनेक्टिविटी जो पाइपलाइंस होती हैं। दूसरा, केबल जो इंसर्ट की जाती हैं, भूमिगत केबल्स वगैरह, रोड की परियोजना। ऐसी परियोजनाओं को जन सुनवाई के दायरे से अलग किया गया, जो कि इसका लोकतांत्रिक ढांचे को हमेशा कमजोर कर रहा है। अगली बात करते हैं इसमें NH वाले प्रोजेक्ट की। इसमें कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रखे गए जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग है, इनका अगर चौड़ीकरण होना है या इनमें भविष्य में कुछ पुनर्गठन संभावनाएं होती हैं, जैसे कि 2 लेन का रोड है उसको 4 लेन किया गया, 6 लेन किया गया। ऐसे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से इसके दायरे से, मतलब उनको EIA के मसौदे 2020 के अनुसार अनुमति नहीं लेनी होगी। अब बात करते हैं इसका आखिरी एस्पेक्ट जिसको लेके सबसे ज्यादा विवाद बना हुआ है, वो ये है अल्प प्रतिक्रिया अवधि। अल्प प्रतिक्रिया अवधि का मतलब ये है, जैसे कि सरकार ने अभी रायशुमारी मांगी है कि हम आगे क्या कर सकते हैं, मतलब कि जनता को अगर इसको लेके, मतलब जो जन सामान्य है उसको अगर लेके, मतलब इस EIA ड्राफ्ट को लेके कोई समस्या है या रिपोर्ट को लेके समस्या है तो वो अपनी प्रतिक्रिया दे सके, उसकी अवधि को बहुत कम किया गया। तो ऐसे में जो पिछड़े इलाके हैं, हाशिए के किनारे रहने वाले लोग, दूरवर्ती इलाकों के लोग, पूर्वोत्तर राज्यों के लोग, जिनके पास में ना तो इंटरनेट की बहुत ज़्यादा सुगमता है, ना ही दूरसंचार के और सभी साधनों की सुगमता है, ऐसे में वो लोग
किस आधार पर उस रिपोर्ट का अध्ययन कर पाएंगे, और उनको उसकी कंप्लेंट अगर करनी होगी तो वो कंप्लेंट कितने समय में कर पाएंगे, उस अवधि को कम किया गया है। ऐसे में जन भागीदारी का जो पहला स्तंभ होता है कि आप उसको सूचना प्रोवाइड कराएं, वो अध्ययन करें और अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं, उस समय अवधि को कम किया गया है। अब बात करते हैं इसके क्या उपाय हो सकते हैं। हालांकि ये जो सभी के सभी उपाय हैं वो उपाय आज नए नहीं है। सन 2006 में जब EIA 2006 का जो मसौदा आया था उसमें भी यही उपायों की बात की गई थी कि एक स्वतंत्र एजेंसी, मतलब किसी भी एक स्वतंत्र एजेंसी जिसमें विशेषज्ञों का एक पैनल हो, उसका गठन किया जाए, वो इसका अध्ययन करे और उस विशेषज्ञों के समूह में सिर्फ पर्यावरणविद ना हो, पर्यावरणविद के अलावा सामाजिक क्षेत्र के लोग भी हों, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के भी लोग हों, जो वहां पर माइग्रेशन जैसी समस्याएं, जैसे कि आपको योजना लगाएंगे तो विस्थापन होगा, वो कैसे हो, सोशियो इकोलॉजिकल एनालिसिस वाले जो सेगमेंट होते हैं उनको लेके भी विशेषज्ञ अलग से लगाए जाएं, क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले जो विशेषज्ञ उनको भी लगाया जाए कि वहां पर लोगों के मानसिक तौर पर क्या फर्क पड़ेगा अगर वो अपना क्षेत्र जो है मूल स्थान क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, बच्चों की एजुकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, उनके सामाजिक व्यवस्था जो ताना बाना है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा बात करते हैं निवारक सिद्धांत का सख्ती से पालन। निवारक सिद्धांत का सख्ती से पालन का मतलब ये है कि पर्यावरण जरूरी है, अहम है और हमेशा से था, आगे भी रहेगा। लेकिन इस सिद्धांत का इसमें पूरी तरह से अवहेलना की गई है कि पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर बहुत सारी परियोजनाओं को अनुमति दी जाएगी जो भविष्य में पर्यावरण को संरक्षण के जो हम कदम उठा रहे हैं, चाहे वो 1986 का एक्ट हो, चाहे 1974 का एक्ट हो, उन सब एक्ट्स को कमजोर करता है और वैश्विक पटल पर भी भारत के पर्यावरण संरक्षण के उपायों या उनके उस दिशा में उठ रहे कदमों को भी कमजोर दर्शाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पर्यावरण का रणनीतिक मूल्यांकन। जैसे कि कोई भी योजना है, उस योजना का हम पूरी तरह से एक अध्ययन करते हैं थोरोली कि भाई उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो हमें यह भी अध्ययन करना होगा कि अगर ये परियोजना लग रही है तो पर्यावरण पर कितना प्रभाव डालेगी, कितने समय तक प्रभाव डालेगी और क्या क्या प्रभाव डाल सकती है। मतलब यह भी अध्ययन किया जाए कि अगर ये योजना वहां लग रही है तो वहां के जल स्रोतों का क्या होगा, वहां की जो लैंड है मतलब जमीन है, मृदा है, उस पर क्या फर्क पड़ सकता है, या वो योजना वहां के वातावरणीय मतलब जो वायु प्रदूषण है उस पर क्या प्रभाव डालेगी, लोगों को वहां क्या स्वास्थ्य की समस्याएं भी हो सकती हैं, या लोग अगर माइग्रेशन करते हैं तो माइग्रेशन करने के बाद उनको सामाजिक तौर पर भी हानि उठानी होगी क्या। लास्ट बात करते हैं इसमें जो आखिरी बिंदु वो है मजबूत समावेशी जन सुनवाई। दरअसल इस मुद्दे की शुरुआत ही, ये जो विवाद खड़ा हुआ वो विवाद ही इस इंपैक्ट से हुआ है कि जन सुनवाई का जो कॉन्सेप्ट है उसको सरकार कमजोर कर रही है मसौदे में, क्योंकि कई सारी योजनाओं की एक लंबी सूची है जिसमें जन सुनवाई का जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। ऐसे में जरूरी है कि EIA 2020 के ड्राफ्ट में जो जन सामान्य ने ये मुद्दा उठाया कि जन सुनवाई को शामिल किया जाए, ये बहुत प्रमुख तौर पर बिंदु होना चाहिए, इवन इसको अहम घटक बनाना चाहिए कि जन सुनवाई जरूर हो। क्योंकि अगर जन सुनवाई नहीं होती है किसी भी मुद्दे को लेकर तो ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मनमानी तौर पर किसी भी स्थान पर अपने प्रोजेक्ट्स को लगाएंगी और पर्यावरण के नियमों को ताक पे रखेंगी। अब हम बात करते हैं, ये जो आपकी अभी का जो वीडियो सेगमेंट था, इस सेगमेंट में बहुत सारे फैक्ट थे, बहुत सारे ऐसे फैक्ट थे जनरली जो सिंगल डे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, आपके स्टेट PCS में भी पूछे जाते हैं, इवन UPSC में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। वीडियो के बाद में आपको नीचे लिंक एक प्रोवाइड होगा जिसमें आपको PDF होगा। ठीक है, जय हिंद, अगली बार मिलेंगे नए बिंदु के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।